ये स्टूडेंट्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जब अमेरिका के ऊपर 9/11 की अटैक हुई थी, उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने एक्सेस ऑफ ईविल का कॉन्सेप्ट दिया था, जहां पर उन्होंने उस एक्सेस ऑफ ईविल की कैटेगरी में ईरान, इराक और अफगानिस्तान 3 कंट्रीज को इंक्लूड किया था। आज अमेरिका के हिसाब से एक नया एक्सेस ऑफ ईविल, एक्सेस ऑफ ऑटोक्रेसी, एक्सेस ऑफ डिसऑर्डर, एक्सेस ऑफ इंस्टेबिलिटी इमर्ज कर रहा है, जहां पे इस बार 4 कंट्रीज हैं: ईरान, रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। ये 4 कंट्रीज मिलके एक नए एक्सेस ऑफ ईविल बन रहे हैं एज पर द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये एक्सेस ऑफ ईविल नो डाउट इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर अमेरिका, बिकॉज जिस तरीके से इन 4 कंट्रीज रिसेंट टाइम्स में बहुत क्लोजली कोलैबोरेट कर रहे हैं आपस में, पहले केवल इकोनॉमिकली कोलैबोरेट कर रहे थे, अब बहुत ही एग्रेसिवली ये डिफेंस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ कंसर्न फॉर द वेस्ट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता है आने वाले टाइम में, दैट टाइम विल टेल। बट नो डाउट ये चारों कंट्रीज एक साथ आ रहे हैं, which reflects or which represents a new world order which is taking place in a very fast manner. आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं रशिया और ईरान के बीच में, 2 कंट्रीज जो इस समय वेस्ट के द्वारा सैंक्शंस को झेल रहे हैं। अब ये दोनों कंट्री ने फाइनली डिसाइड किया है कि अब ये दोनों एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी में एंटर करेंगे। कई महीनों से या इनफैक्ट कई साल से, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, तो ईरान रशिया को बैकएंड पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं थी, लेकिन अब ये दोनों कंट्रीज खुल के सामने आ रहे हैं और अब ये लोग इस साल के एंड तक एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एंटर करने जा रहे हैं। तो इन्हीं सारे चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे, जियोपॉलिटिकली एनालाइज करेंगे इस पर्टिकुलर इशू को, सो दैट आपको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिल सके इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। ना पहले समझ लेते हैं न्यूज क्या है। तो न्यूज आया है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गियो लैवरोव के से। सर्गियो लैवरोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रशिया और ईरान ये दोनों एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी में एंटर करने जा रहे हैं, विच इज़ नथिंग बट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एरिया होगा वो डिफेंस के ऊपर होगा। डिफेंस कोऑपरेशन विल बी द मेजर पिलर इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप होगा कब? तो प्रोबेबली बाय दिस ईयर एंड, इस साल के एंड में ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियान, वो मॉस्को विजिट करने जा रहे हैं दिसंबर के मिड में। उस समय प्रोबेबली ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट दोनों कंट्री के बीच में हो सकता है। अब इस एग्रीमेंट के 2 काफ़ी ज़्यादा इमीडिएट इम्पैक्ट हैं। एक तो वेस्ट काफ़ी बड़े शॉक में है, खासकर जो यूरोप है, बिकॉज अगर रशिया को ईरान से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है कि ईरान के ऊपर ये एक्यूजिशन लगाया गया है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को रशिया के पास सप्लाई कर रहा है। अगर इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बाद ईरान फर्दर सपोर्ट करता है रशिया को, तो ये रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा अगेंस्ट द रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से वेस्ट और यूरोप काफ़ी ज़्यादा शॉक में है। दूसरा, ईरान इस समय एक काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड कंट्री है और ईरान रीसेंट टाइम्स में डिप्लोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एनहांस कर पाया है बाई एससीओ मेंबरशिप, बाई ब्रिक्स मेंबरशिप। और अब रशिया के साथ अगर इस तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होता है तो नो डाउट रशिया विल बी प्रोवाइडिंग मिलिट्री सपोर्ट टू ईरान। और इस समय ईरान क्योंकि रशिया को यूक्रेन के अगेंस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बात भी बहुत ज़्यादा क्लियर है कि रेसिप्रोकेटली रशिया भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इजराइल ने जब अब रिटेलिएटरी अटैक किया है ईरान के ऊपर, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट नहीं था। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी के ऊपर अटैक करेगा या ईरान के स्ट्रैटेजिक मिलिट्री आउटपोस्ट्स के ऊपर अटैक करेगा। बट अगर आप देखिएगा तो इजराइल का जो ये रिटेलिएटरी अटैक हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुली कैलिब्रेटेड था। इससे कुछ बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज ईरान को नहीं हुआ है। तो ये इसी का नतीजा है, क्योंकि आज रशिया जो है वो स्ट्रैटेजिकली ईरान के साथ खड़ा है। ये बात भी किसी से नहीं छुपी थी। आपको पता होगा इस बारे में कि जस्ट ईरान ने जब 1 अक्टूबर को इजराइल के अगेंस्ट रिटेलिएटरी अटैक किया था, तो उसके पहले 30 सितंबर को रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ईरान में थे और दोनों के बीच में बातचीत हुई थी।
तो इसी की वजह से ईरान को एक मॉरल बूस्ट मिला और ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की वजह से दो जगह सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होने जा रहे हैं, एक तो यूरोप में रशिया यूक्रेन वॉर में, और दूसरा मिडिल ईस्ट में जहां पे इजराइल ईरान के बीच में अब एक डायरेक्ट वॉर की प्रोबेबिलिटी नजर हुए आते दिख रही है। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की 4 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज इन चारों सेंटर्स में स्टार्ट होने जा रहे हैं एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग ब्रांच के, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना इन चारों ब्रांचेस के डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स की अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, पोलैंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। इन सारे कोर्सेज के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इमर्जिंग पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड ईरान। थोड़ा सा रशिया ईरान के हिस्टोरिकल रिलेशन को समझते हैं। तो ईरान में आप सभी को पता है 1979 में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था। अगर 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले की बात करें तो ईरान अमेरिका का एक अलायंस पार्टनर था और अमेरिका ईरान के थ्रू रशिया सोवियत यूनियन के एक्सपेंशनिज्म को वेस्ट एशिया में रोक रहा था, मिडिल ईस्ट में रोक रहा था। लेकिन जब 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, आयतोल्ला पावर में आए, तो आयतोल्ला ने अमेरिका को ग्रेट सेटन कहा, कंप्लीटली वेस्टर्न सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने का ऑब्जेक्टिव रखा। उसके बाद से ईरान और रशिया के बीच में एक दोस्ती इमर्ज हुई है, लेकिन उसके बाद दोनों की दोस्ती में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं आया था, बिकॉज रशिया का वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा था और ईरान का भी आपको पता है 2015 में JCPOA हो गया और ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटा दिए गए। लेकिन रीसेंट टाइम्स में ट्रंप ने JCPOA खत्म कर दिया, ईरान के ऊपर सैंक्शंस वापस से लगा दिए गए। रशिया क्राइमिया को एनेक्स किया 2014 में, उसके बाद से रशिया और वेस्ट का रिलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए 2014 में। तो दोनों आज एक नए दोस्ती की तरफ काफी तेज रेट से बढ़ रहे हैं, बिकॉज दोनों का आज एक ही कंपल्शन है, दोनों का आज एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे ये जो वेस्टर्न हेजेमनी है, ये जो वेस्टर्न सैंक्शन है, ये वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको खत्म किया जा सके और एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा सके कि कोई कंट्री यूनिलैटरली किसी के ऊपर इस तरीके के सैंक्शंस को नहीं लगा सकती है। तो रीसेंट टाइम्स में इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ी है और ये कुछ एग्जाम्पल है इसके, सच एज तेहरान जो है यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया को क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1000 ड्रोन्स से भी ज्यादा सपोर्ट किया है और इसके एक्सचेंज में रशिया जो है वो ईरान को एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट, हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को भी प्रोवाइड किया है। और इनफैक्ट अब रशिया और ईरान तो एक तरीके से ज्वाइंट को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे ईरान रशिया के अंदर एक फैक्ट्री खोलने वाला है जहां पे ड्रोन्स को बनाया जाएगा। तो रीसेंट टाइम्स में आप देख सकते हैं मिलिट्रली ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रांगली इमर्ज किए हैं और ये इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि 30 सितंबर को देखिए रशिया प्राइम मिनिस्टर ईरान विजिट किए थे, वहां के प्रेसिडेंट से मिले थे और जस्ट अगले दिन ईरान ने अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर। मतलब रशिया जो है वो ईरान के पीछे एक तरीके से सपोर्ट दे रहा है। नाउ ये डेवलपमेंट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज सेम तरीके का डेवलपमेंट रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में भी इसी साल आया था। इस साल आपको पता है कि पुतिन 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया विजिट किए, वहाँ पे पुतिन किम जोंग यून से मिले और दोनों इस साल जून के महीने में सेम कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटी में एंटर किए। और ख़ास बात इस कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटी में क्या था कि एक म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज था कि अगर रशिया या पुतिन या रशिया या नॉर्थ कोरिया कोई भी दोनों कंट्री किसी तीसरे कंट्री के एग्रेशन में आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे, एक तरीके से समझ लीजिए नाटो लाइक मिलिट्री अलायंस। तो प्रोबेबली अब जब पुतिन ईरान के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट कर रहे हैं कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटी, तो हो सकता है उसमें भी एक म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज होगा। मतलब एक नए तरीके का नाटो या एक नए तरीके का मिलिट्री पार्टनरशिप बनते हुए नजर यहां पे आ रहा है। अब रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया की बात हो गई, लेकिन इन सभी के पीछे चाइना खड़ा है बिकॉज रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये तीनों के पास सबसे एडवांटेज क्या है? रशिया, ईरान के पास मिलिट्री पावर है और नेचुरल रिसोर्स का भरमार है। नॉर्थ कोरिया के पास अगेन सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज है, मिलिट्री रिसोर्सेज है और एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री भी है नॉर्थ कोरिया। लेकिन अगर चाइना को इसमें जोड़ देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेडली मिक्स हो जाता है बिकॉज चाइना एक इकोनॉमिक बेहेमोंथ है, इकोनॉमिक हेजेमन है, इकोनॉमिक सुपर पावर है। तो अगर चाइना इकोनॉमी
पावर और रशिया ईरान नॉर्थ कोरिया के नेचुरल रिसोर्स में पावर और मिलिट्री पावर। सो नेचुरल रिसोर्स प्लस मिलिट्री प्लस इकोनॉमी, इन तीनों को जोड़ दो तो नो डाउट वेस्ट के लिए ये जो इमर्जिंग एक्सिस है ये उतना आसान नहीं होगा जितना वेस्ट के लिए अभी तक रहा है अपने एनिमी को चैलेंज करना। और रीसेंट टाइम्स में आप देख सकते हैं चाइना रशिया ईरान के बीच में भी सिग्निफिकेंटली दोस्ती बढ़ा है। तीनों जॉइंट नेवल ड्रिल्स किए हैं गल्फ ऑफ ओमान में और ईरान चाइना 25 साल के कोऑपरेशन एग्रीमेंट में भी एंटर किए हैं। और ये बात बहुत साल पहले खमीनी ने एक सपना देखा था और प्रोबेबली ये खमीनी आयतुल्ला अली खमीनी का ये सपना एक रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज आयतुल्ला अली खमीनी हमेशा से ये चाहते हैं कि कैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसको ये ग्रेट सेटन कहते हैं और इजराइल को लिटिल सेटन कहते हैं इनको खत्म करना। और इसके अगेंस्ट खमीनी चाहते हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन लेड बाय ईरान, रूसो सैल्विक सिविलाइजेशन लेड बाय रशिया एंड अ कॉन्फ्यूशियस कम्युनिस्ट सिविलाइजेशन लेड बाय चाइना, ये तीनों मिलके कैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम इस पर्टिकुलर वर्ल्ड से हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और आज जिस तरीके से ईरान रशिया और चाइना की दोस्ती बढ़ी है तो ये बताता है कि खामीनी ने जो सपना देखा था आज वो एक रियलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। नाउ हमारे लिए एज अ इंडियन हाउ डज इट इम्पैक्ट इट, तो इंडिया के लिए आई डोंट नो एज ऑफ नाउ कि इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली क्या होगा, बट अगर आप मुझसे इमीडिएटली पूछे तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर इंडिया, बिकॉज अगर आप इंडिया के लैंड बॉर्डर में देखें तो आप देख सकते हैं एक तरफ चाइना हो गया, अब रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, रिसेंट टाइम्स में रशिया पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो लैंड में जो है एक तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। अफगानिस्तान में एंटी अमेरिका है, पाकिस्तान में एंटी अमेरिका है, ईरान में एंटी अमेरिका है, रशिया में एंटी अमेरिका है, चाइना में एंटी अमेरिका है। और जब ये सारे कंट्रीज यहाँ पे मिल जा रहे हैं तो इंडिया के अगेंस्ट ये बेनिफिट नहीं है, बिकॉज इंडिया अमेरिका की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ये जितने भी कंट्रीज हैं इनका अमेरिका से बिल्कुल नहीं बनता है। तो जितना इंडिया अमेरिका के क्लोज जाएगा चाइना को बैलेंस करने के लिए, समुद्र में जैसे आप देख रहे हैं क्वाड में कोऑपरेशन हो रहा है, इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन हो रहा है, अमेरिका के नेवल के साथ हम मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज इंडो पैसिफिक में हमें चाइना को बैलेंस करना है। लेकिन जितना ज़्यादा इंडिया ओशियन पे फोकस करेगा, मैरीटाइम पे फोकस करेगा, उतना ही ज़्यादा इंडिया के लिए कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं, बिकॉज यहां पे जो एक नया एक्सेस इमर्ज कर रहा है, जो एंटी अमेरिकानिज्म वाला एक्सेस इमर्ज कर रहा है, ये आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इंडिया के लिए बॉर्डर्स, खासकर जो कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स हैं। लेकिन बहुत चीज़ डिपेंड करता है अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर। अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं सो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर इंडिया, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को ये बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को रोक दे, बिकॉज ट्रंप शेयर्स अ गुड रिलेशन विद पुतिन। और इसके अलावा ट्रंप नॉर्थ कोरिया के साथ भी अच्छा रिलेशन रखते हैं, बिकॉज आपको पता है कि किम जॉन्ग यूंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक हिस्टोरिक मीटिंग हुआ था। तो प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप अगर रशिया यूक्रेन वॉर को रोक देते हैं तो रशिया को फिर इतना ज़रूरी नहीं होगा चाइना का, रशिया को इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा बाकी एंटी इंडिया कंट्रीज सच एज चाइना या इन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन रखना। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर रुकता है, तो रशिया की चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रशिया को चाइना के साथ अपनी दोस्ती नहीं बढ़ानी पड़ेगी। नॉर्थ कोरिया भी अगर इस तरीके से दोस्ती होता है तो नॉर्थ कोरिया चाइना के बीच में भी रिलेशंस थोड़े से कम हो सकते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगाओगे उतना ही ज़्यादा नॉर्थ कोरिया चाइना के ऊपर डिपेंड होगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा देते हैं तो पूरा फोकस वापस से इंडो पैसिफिक में आ जाएगा, बिकॉज जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तो अब लोग इंडो पैसिफिक को भूल रहे हैं और सब लोग यूरोप के ऊपर फोकस कर रहे हैं रशिया को रोकने के लिए। बट इंडिया का प्राइम चैलेंजर आने वाले टाइम में या प्राइम डिफिकल्ट नेबर आने वाले टाइम में वो है चाइना। इसलिए इंडिया डज नॉट वांट अ रशिया विच इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। इंडिया डज नॉट वांट दैट वर्ल्ड शुड फोकस ऑन यूरोप rather than on इंडो पैसिफिक। इंडिया डज नॉट वांट ईरान एंड चाइना शुड गेट क्लोजर। ईरान के ऊपर भी अगर सैंक्शंस थोड़े से कम होते हैं तो ये चीज़ें पॉसिबल है। सो आने वाले टाइम में बहुत कुछ डिपेंड करता है अमेरिका के इलेक्शंस के ऊपर। आपका क्या व्यू है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।